हाय स्टूडेंट्स, मैं शिवाजीत डी नाइस कोचिंग कैंपस बाय शिवाजीत सर में आपका स्वागत है। यदि आप नए स्टूडेंट हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस का पता आपको चलता रहेगा स्टूडेंट्स। और आज मैं कक्षा 11 के सेकेंड लेसन को स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है भौतिक राशियों का मापन। ठीक है, इसमें पिछले वीडियोस में स्टूडेंट्स मैंने बता दिया है कि भौतिक राशियाँ क्या हैं, मूल राशियाँ क्या है, मूल मात्रक क्या है, इनके सिंबल और इनकी संख्या क्या है, इन सब के बारे में विवरण बता दिया है स्टूडेंट्स। और आज आपको बताना है मूल मात्रकों की परिभाषाएं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मूल मात्रकों की परिभाषाएं मैं नॉर्मल वीडियो में इस तरह से अगर आपको स्टूडेंट्स बताता तो आपको भूल जाता, फिर नोट करने में आपको समस्याएं होती। इसलिए मैंने क्या किया है कि पूरा पर्याप्त रूप से इसे बना दिया है, जिसमें से दो इम्पोर्टेंट हैं जिसका आपके लेसन में ज्यादा प्रयोग होगा स्टूडेंट्स, जैसे मानक एम्पीयर और मानक केल्विन। इन दोनों को फिर से मैं इधर अच्छे से बताऊंगा, इनकी परिभाषाओं को मैंने ऐसे नॉर्मल में नोट नहीं किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए पहले हम जानते हैं कि मूल मात्रकों की परिभाषाओं में पहला है मानक मीटर। मानक मीटर या मानक किलोग्राम का मतलब कि 1 मीटर 1 किलोग्राम 1 केल्विन। ठीक है, तो इनकी परिभाषाएं कैसे देते हैं। मानक मीटर है क्या, तो मानक मीटर दूरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि 1 मीटर वह दूरी है जिसमें शुद्ध क्रिप्टन 86 से उत्सर्जित होने वाले नारंगी रंग के प्रकाश की, ठीक है, 16,50,763.7 तरंगे आती हैं। यह लंबाई का मात्रक है स्टूडेंट्स। यानी अब आइए इसे समझते हैं कि 1 मीटर दूरी कैसी है। ठीक है, जो हमारा क्रिप्टन 86 है, जब ये जलता है स्टूडेंट्स तो इससे उत्सर्जित होने वाली जो नारंगी रंग की किरणें इसमें से उत्सर्जित होंगी। ठीक है, तो ये नारंगी रंग की किरणों की देखिए संख्या जब 16,50,763 हो जाएगी, तरंगे आ जाएंगी जितनी दूरी में, उस दूरी को ही हम कहते हैं क्या, 1 मीटर। यानी 16,50,763 तरंगे आनी अनिवार्य है नारंगी रंग के प्रकाश की। तो परिभाषा को एक बार फिर से देख लीजिएगा। 1 मीटर वह दूरी है जिसमें शुद्ध क्रिप्टन 86 से उत्सर्जित होने वाले नारंगी रंग के प्रकाश की 16,50,763.7 तरंगे आती हैं, 7 तरंगे आती हैं। यह लंबाई का मात्रक है स्टूडेंट्स। दूसरी परिभाषा आते हैं मानक किलोग्राम पे। तो मानक किलोग्राम द्रव्यमान का वह मात्रक है। ठीक है, जैसे अब देख लीजिए 1 किलोग्राम वह द्रव्यमान है, 2 बार लिखा गया है स्टूडेंट्स। 1 किलोग्राम वह द्रव्यमान है जो पेरिस में रखे एक विशेष प्रकार के टुकड़े के भार के बराबर होता है। यानी पेरिस में एक टुकड़ा रखा गया है जिसको लोग अनुमान से 1 किलोग्राम मान दिए हैं, और उसी के भार के अनुसार हर चीजों को नाप दिया जाता है कि 1 किलोग्राम हो गया। या अगली बात बता रहा है कि 4 अंश सेल्सियस के 1 लीटर शुद्ध जल के द्रव्यमान को 1 किलोग्राम कहते हैं। यानी जल, शुद्ध जल का ताप जब 4 अंश सेल्सियस हो, शुद्ध जल का ताप जब 4 अंश सेल्सियस हो, ठीक है, और वो 1 लीटर हो, यानी 1 लीटर शुद्ध जल के 4 अंश सेल्सियस ताप वाले जल के द्रव्यमान को 1 किलोग्राम कहते हैं। ठीक है, आते हैं मानक सेकंड में। और मानक सेकंड की बात देख लीजिए। मानक सेकंड वह समय अंतराल है जिसमें परमाणु घड़ी में सीजियम 133, यानी सीजियम 133 इसका परमाणु भार है स्टूडेंट्स। परमाणु इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। ठीक है, यानी 9 अरब 19 करोड़ 26,31,07,70 बार कंपन करता है। ठीक है, फिर से सुन लीजिए। 1 सेकेंड वह समय अंतराल है जिसमें परमाणु घड़ी में सीजियम परमाणु 9 अरब 19 करोड़ 26,31,770 बार कंपन कर लेता है, तब उसे 1 सेकेंड बोलते हैं स्टूडेंट्स। अगर संख्या इससे कम अथवा अधिक हुई तब वो 1 सेकेंड में नहीं आएगा स्टूडेंट्स। अब इसमें 2 बातें आती हैं, एक सौर दिवस और एक माध्य सौर दिवस। सौर दिवस किसे कहते हैं, एक दोपहर से दूसरे दोपहर के समय को सौर दिवस कहा जाता है स्टूडेंट्स। यानी एक दोपहर से दूसरे दोपहर का मतलब 24 घंटा, और 24 घंटे को देखिए सेकेंड में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो सौर दिवस बराबर 24 घंटा गुणे 60 मिनट फिर 60 सेकेंड,
ये तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 86,400 सेकेंड आएंगे, यानी एक सौर दिवस बराबर 86,400 सेकेंड। ठीक है, अब आते हैं माध्य सौर दिवस के लिए। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि माध्य सौर दिवस किसे कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक वर्ष का, ठीक है, एक दिन का दोपहर से दोपहर का समय तो सौर दिवस, लेकिन एक दोपहर से दूसरे दोपहर का एक वर्ष का समय जो होता है माध्य सौर दिवस कहलाता है स्टूडेंट्स। और जब हमें एक सेकेंड की परिभाषा निकालनी होती है तो वही बोलते हैं माध्य सौर दिवस का 1/84,86,400वां भाग, यानी माध्य सौर दिवस में 86,400 की भाग दे दोगे तो एक सेकेंड आएगा। अर्थात एक सेकेंड की परिभाषा यहाँ के पश्चात आप यहाँ से भी दे सकते हो, माध्य सौर दिवस के 86,400वें भाग को एक सेकेंड कहते हैं स्टूडेंट्स। अब यहाँ तक बातें आपकी कंप्लीट हो गई होगी। आइए मानक एम्पीयर की परिभाषा आपको बताते हैं कि मानक एम्पीयर की परिभाषा क्या है, और इधर आपको स्पष्ट रूप से समझाना भी है स्टूडेंट्स। तो हमारी चौथी हेडिंग है मानक एम्पीयर, ठीक है, और मानक एम्पीयर की आपको परिभाषाएं समझानी है स्टूडेंट्स। तो देख लीजिए, बुक में दिया भी होगा। और अब देखिए मानक एम्पीयर जो है एम्पीयर धारा का मात्रक है, ठीक है। तो पहले फिगर बना लेते हैं। फिगर है, देखिए दो सीधे चालक तार है और इनके बीच की दूरी 1 मीटर होनी चाहिए, ठीक है। और जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इसमें लगने वाला बल 2×10⁻⁷ न्यूटन का होना चाहिए, तब जाके यह 1 एम्पीयर कहलाएगा, ठीक है। फिर से परिभाषा को स्पष्ट रूप से सुन लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि ढेर सारी परिभाषाओं को तो मैंने नोट ही करा दिया है। 1 एम्पीयर, ठीक है, देखिए मानक एम्पीयर, 1 एम्पीयर वह विद्युत धारा है, 1 एम्पीयर वह विद्युत धारा है जो निर्वात तथा वायु में रखे दो सीधे तथा समानांतर चालक जिनके बीच की दूरी 1 मीटर हो के मध्य 2×10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न कर देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हो गया ये 1 एम्पीयर। फिर से एक बार सुन लीजिए या वीडियो को, ये तो वीडियो है स्टूडेंट्स, कितनी बार सुनेंगे, इसे आप रिप्लाई कर लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी बता दे रहा हूँ कि 1 एम्पीयर वह विद्युत धारा है जो निर्वात तथा वायु में रखे दो सीधे समानांतर चालक तार जिनके बीच की दूरी 1 मीटर हो के मध्य 2×10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न कर दें, ठीक है। 1 एम्पीयर कहलाता है, या 1 एम्पीयर लिख दिए वो विद्युत धारा है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आते हैं, आपका फिगर भी हो गया, इसे उतार लीजिएगा, साथ स्क्रीन मार लीजिएगा। 1 एम्पीयर मानक एम्पीयर की परिभाषा भी हो गई स्टूडेंट्स। अब मानक केल्विन की बात करते हैं कि मानक केल्विन किसे कहते हैं स्टूडेंट्स। तो मानक केल्विन जो चौथा के बाद ये हमारा 5वां नंबर है, बोल रहा है कि जल के त्रिक बिंदु के, ठीक है ना, जल के त्रिक बिंदु के जल के त्रिक बिंदु के उष्मागतिक ताप का 1/, ठीक है, 273.16वें भाग को 1 केल्विन कहते हैं स्टूडेंट्स। एक बार फिर से ध्यान रख लीजिएगा, मैंने क्या बताया, जल के त्रिक बिंदु के उष्मागतिक निकाय के 1/273.16वें भाग को मानक केल्विन कहते हैं, ठीक है। ये 5 परिभाषाएं हो गई स्टूडेंट्स। आते हैं 6वीं परिभाषा में, और 6वीं परिभाषा में आपको बताते हैं स्टूडेंट्स, और 6वीं परिभाषा है हमारी कैंडिला या मानक कैंडिला। मानक कैंडिला की परिभाषा देखिए, ये ज्योति तीव्रता का मात्रक है स्टूडेंट्स। तो लिखा है कि मानक कैंडिला प्रकाश स्रोत के खुले मुख के 1 सेंटीमीटर स्क्वायर त्रिज्या की तीव्रता का 1/6 या 1/60वां भाग होती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, कुछ बुकों में ठीक है 6 लाख दिया होगा टोटल, तो उसमें आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे मीटर स्क्वायर होगा स्टूडेंट्स, इसमें सेंटीमीटर स्क्वायर है। परिभाषा को एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए। मानक कैंडिला प्रकाश स्रोत के खुले मुख के 1 सेंटीमीटर क्षेत्रफल के ज्योति तीव्रता का 1/60वां भाग होती है, जबकि प्रकाश स्रोत का ताप, यानी जो मुख खुला है उसमें से जो प्रकाश निकल रहा है, प्रकाश स्रोत का ताप प्लेटिनम के गलनांक के बराबर होना चाहिए,
तब जाके ये मानक कैंडिला होगा, वरना प्लेटिनम के ताप से कम अथवा बेसी होगा तो उसे एक कैंडिला हम नहीं मान सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, इसके पश्चात आते हैं एक मोल। एक मोल पदार्थ की मात्रा है। देखिए स्टूडेंट्स लिखा है एक मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उस पदार्थ के अवयवों की संख्या कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के बराबर होनी चाहिए। यानी कार्बन 12 जो होता है, यानी कार्बन 12 जो है ये इसका परमाणु भार है, यानी कार्बन के 12 ग्राम में जितने परमाणुओं की संख्या आ जाए, ठीक है, उसे एक मोल कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये रहा मूल राशियों की परिभाषाएं, सातों मूल राशियों की परिभाषाएं हो गई स्टूडेंट्स। इसे आप नोट कर लीजिएगा, उतार लीजिएगा और पूरे वीडियो को आप प्रारंभिक स्थिति में देखिएगा कि वीडियो पूरा लिखा हुआ है स्टूडेंट्स। पूरे वीडियो का शॉर्ट स्क्रीन जरूर मार लीजिएगा, या इस बचे हुए का भी शॉर्ट स्क्रीन मार सकते हैं। उधर वाले का मैटर का शुरू में देख के कि जब मैं उधर गया हूँ तो शॉर्ट स्क्रीन मार सकते हैं स्टूडेंट्स। अब इसके बाद आते हैं मूल राशियां हमारी हो गई स्टूडेंट्स, पूरक राशियां भी मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, अब बची है हमारी व्युत्पन्न राशियां। ठीक है स्टूडेंट्स, तो व्युत्पन्न राशियों के बारे में हम डिस्कशन और चर्चा करते हैं स्टूडेंट्स। तो आते हैं व्युत्पन्न राशियों के बारे में, जानते हैं कि व्युत्पन्न राशियां होती क्या है। तो यहाँ पे लिखते हैं, हमारी हेडिंग है व्युत्पन्न राशियां। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मूल राशियों की परिभाषा बताए थे कि जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए किसी दूसरे राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती है, मूल राशियां या स्वतंत्र राशियां कहलाती हैं स्टूडेंट्स। तो अब व्युत्पन्न राशियां देखिए, इनको आवश्यकता पड़ेगी। ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए मूल राशियों अथवा अन्य किसी और राशियों की भी आवश्यकता पड़ती है, मूल राशियां कहलाती हैं। व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए मूल राशियों के साथ साथ अन्य राशियों की भी आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, तो उसे व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। यानी मूल राशि के साथ अन्य का मतलब कि हमने मूल और व्युत्पन्न तो पढ़ाया ही, यानी मूल के साथ साथ व्युत्पन्न राशि भी शामिल हो सकती है व्युत्पन्न राशियों में। ठीक है, जैसे अब हम एग्जाम्पल्स में आते हैं स्टूडेंट्स, अब ध्यान रखिएगा एग्जाम्पल्स में आ रहे हैं। तो एग्जाम्पल्स में जैसे हमें क्षेत्रफल की आवश्यकता है, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का सूत्र अगर आपसे लिखा जाएगा, आपको बताया जाएगा, तो आप यही बोलोगे लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, दोनों दूरी ही है स्टूडेंट्स। तो जब इसका मात्रक हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, इसका भी मीटर, इसका भी मीटर, मीटर स्क्वायर हो गया। देखिए इसमें मूल राशि दोनों की आवश्यकता पड़ी। अब ये कौन सी राशि हो गई? व्युत्पन्न राशि। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जैसे अगला आता है बल का हम निकालते हैं, तो बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है स्टूडेंट्स, तो द्रव्यमान मूल राशि, ये खुद व्युत्पन्न राशि है, दोनों को मिला दे रहे हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, और जब इसके मात्रक निकालेंगे स्टूडेंट्स, तो इधर मात्रक द्रव्यमान का मात्रक हो गया किग्रा, त्वरण का मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया इसका मात्रक। देखिए अन्य मूल राशियों के साथ साथ देखिए पूरे मूल राशियों की आवश्यकता पड़ गई, यानी हमने परिभाषा ही बता दिया, ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए, ठीक है, मूल राशियों की आवश्यकता पड़ती है, या मूल राशियों के साथ साथ अन्य किसी और अन्य व्युत्पन्न राशियों की भी आवश्यकता पड़ जाती है, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और अब देखिए व्युत्पन्न राशियां हो गया, यानी अगर आपसे पूछा जाएगा कुछ भी, कोई भी है, अगर स्टूडेंट्स आपको कोण बराबर ही आपसे पूछ दिया गया, तो ये देखिए, तो ये तो कोण की जो पढ़ाया गया है, ये आपको बताया जाएगा कि कोण पूरक मात्रक है स्टूडेंट्स। तो अन्य किसी को भी ले लेते हैं, त्वरण को भी ले लेते हैं, कार्य को ले लेते हैं, जैसे कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। ठीक है, तो अब देख लीजिए बल का मतलब न्यूटन, आई बराबर न्यूटन हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसका ध्यान रखिएगा। ये सब बातें हम जानेंगे तभी एक मात्रक से दूसरे मात्रक में चेंज करेंगे स्टूडेंट्स। तो न्यूटन इंटू मीटर, दोनों को मिला के हम बोल देंगे क्या? जूल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये व्युत्पन्न मात्रक है, यानी मूल मात्रकों और पूरक मात्रकों को छोड़ करके अन्य सभी जो मात्रक होंगे व्युत्पन्न मात्रक होंगे, इनकी संख्या को काउंट नहीं कर सकते हम स्टूडेंट्स। ठीक है,
अब इतनी बातों को जानने के पश्चात अब हमारा नंबर आता है मापन की विभिन्न प्रणालियों के बारे में अध्ययन करने का स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में बस इतना ही हम रहने देते हैं। कल की वीडियो में मापन की विभिन्न पद्धतियों को लेकर के आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तब तक वीडियो को अच्छे से देखा और पढ़ा करिए स्टूडेंट्स। प्रारंभिक स्थिति है, जैसे जैसे लेसन की संख्या बढ़ती जाएगी, कक्षा 11 आप ये बातें न समझें कि आपको अभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हम बिल्कुल रिलैक्स में रहेंगे, या इन वीडियो का उपयोग अन्य तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं। तो जितने स्टूडेंट्स हो सकें इसे अधिक से अधिक पढ़ें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे जहाँ जहाँ भी ये वीडियो पहुँचे, लॉकडाउन में फंसे हुए सभी स्टूडेंट इसकी स्टडी कर सकें। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद स्टूडेंट्स।